जितने भी पत्रकार हुए हैं उनका नाम सुना है, चाहे दीपक चौरसिया है, चाहे जो रवीश जी हैं, लेकिन उन सबको मात देने वालों में, सबको डिफीट करने वालों में एक और उभरता हुआ नाम है जिनका नाम है सिराज साहिब। आज हम आपको सिराज साहिब से रूबरू कराने जा रहे हैं और उनसे बातचीत करेंगे ज्वलनशील मुद्दों के ऊपर। तो आइए हम मिलते हैं सिराज साहिब से। नमस्कार जी। नमस्कार। तो सिराज साहिब जी, हमने आपके बारे में बहुत सुना है और आप एक सरोकार ग्रुप के ऑनर हैं, आपका एक न्यूज़पेपर चलता है और यूट्यूब चैनल है आपका, बहुत एक आपका नाम भी है, एक पार्टी है जिसके आप मुखिया हैं, उस पार्टी को भी आप चलाना चाहते हैं। तो जो आज की जो सिचुएशन है, आज की जो हालात हैं, जो कोविड-19 से पूरा देश, पूरा दुनिया जूझ रही है, तो इसके ऊपर आप अपने क्या विचार देना चाहते हैं उन नेताओं को जो सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं कोविड-19 जो है महामारी पूरे विश्व में फैली पिछले साल दिसंबर से, जो है 2019 से जो है प्रकोप फैला चाइना के वुहान से। उसके बाद 2020 पूरा साल जो है पूरा विश्व इस गंभीर और महामारी से निपटने में लगा रहा। कुछ हद तक पिछले साल जो है इस बीमारी पे पूरे विश्व ने नियंत्रण कर लिया और दवाई की खोज में सब लोग लग गए। हमारा देश भारत जो है उसमें अग्रणी भूमिका निभाते हुए भारत ने भी जो है इसकी वैक्सीन निकाल ली। लेकिन हमारे देश के जो नेता है, नियम कानून बनाने वाले हैं, प्रशासक हैं, मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, उन लोगों ने अपने देशवासियों को दोनों डोज जो है देने के बजाय कुछ देशों को भी सपोर्ट करने के लिए उन दवाइयों को जो है भेजना शुरू कर दिया। और विश्व स्तर पर इस बात की भूरी भूरी प्रशंसा भी हुई कि भारत बहुत उदारवादी देश है और ये सक्षम है पड़ोसी देशों की मदद करने के लिए भी। ये बात अच्छी है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ कोरोना के जो है गंभीर मामले इस दूसरी लहर में आए हैं, पिछली बार तो 500 मरीज ही आए थे तो पूरे देश को लॉकडाउन कर दिया था प्रधानमंत्री जी ने। इस बार जो है 2.5-3 लाख मरीज पर डे की संख्या के हिसाब से आ रहे हैं और अभी तक जो है पूरी तरह से लॉकडाउन की स्थिति नहीं आई है। वो आर्थिक पहलू है, लेकिन आर्थिक पहलू से बड़ा पहलू मानवीय पहलू होता है और लोगों की जान माल की रक्षा करना होता है। सरकार को, उद्योगपतियों ने और बहुत से अच्छे भामाशाह की प्रवृत्ति रखने वाले नागरिकों ने बहुत पैसा और दान दिया। सरकार ने उसका सही से सदुपयोग नहीं किया, मैं ये भी कहूंगा। हमारे जो स्वास्थ्य मंत्रालय हैं या प्रधानमंत्री या जो योजना बनाने वाले लोग हैं, उन्होंने समयबद्ध तरीके से दूरदृष्टि दिखाते हुए इस महामारी का विकराल रूप दूसरी बार लेगा, इसकी दूरदृष्टि नहीं दिखाई, इसलिए तैयारियां भी आधी अधूरी हुई। अब आधी अधूरी तैयारियों को लेके इस महामारी से निपटने में शासन प्रशासन पूरी तरह से पंगु साबित हो रहा है। और मैं खुद दिल्ली में दसियों हॉस्पिटल में गया, जितने मरीज जो है बेड पे अंदर पड़े हुए हैं उसके 2 गुने 3 गुने जो है बाहर हैं। एक एक एम्बुलेंस में कई पेशेंट को भरा जा रहा है। और इवेंट जब इस चीज का कोई बीमारी का इलाज ही नहीं है, तो मेरा सरकार से ये सवाल है कि जो भी मरीज मर रहा है पिछले 1 साल से, सब कोविड का ही पेशेंट दिखा देते हैं कि कोविड से इसकी मृत्यु हो गई। हाँ, ये बात है, जिसको डायबिटीज है, हार्ट पेशेंट है, लंग्स की प्रॉब्लम है या ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है या कोई और अन्य घातक बीमारी है, कैंसर है, उसको कोरोना का वायरस ज्यादा तेजी से असर करता है। इसका मतलब ये थोड़ी कि उस व्यक्ति की मृत्यु कोरोना से ही हो गई। अगर सारे लोगों की पिछले 1 साल में कोरोना से ही मृत्यु हुई है, तो उस आदमी का नाम बताओ जिसका कोरोना के बिना मृत्यु हुई है। तो सरकार को इस तरह की भ्रामक चीजें नहीं पैदा करना चाहिए। एक दूसरी चीज, नागरिकों को यथास्थिति से अवगत कराना भी कर्तव्य है सरकार का। अब सरकार तो कहती है कि 2 गज की दूरी है जरूरी, ठीक, जब तक के दवाई नहीं, जब तक के ढिलाई नहीं। अब दवाई भी आ गई, ढिलाई भी नहीं कर रहे लोग, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और विपक्ष के नेता सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। हम किसी एक को नहीं कहेंगे। बंगाल, केरल, असम, पांडिचेरी और तमिलनाडु
5 राज्यों के चुनाव हुए धड़ल्ले से, लाखों लोग इकट्ठा हुए, कोई मास्क नहीं लगा रहा, कोई सैनिटाइज नहीं कर रहा, कोई 2 गज की दूरी नहीं, सब उल्लंघन हो रहे हैं। इवन अभी जवानों को शहीद किया उग्रवादियों ने, तो अपने गृह मंत्री बिना मास्क लगाए अस्पताल में जो टहल रहे हैं, चहलकदमी कर रहे हैं। तो अगर आप दूसरे नागरिकों को कोई शिक्षा देते हो और उस रास्ते पे खुद नहीं चलते हो, तो आप हंसी के पात्र बनते हो। बिल्कुल सही बात। और लोग जो है आपको मानेंगे नहीं, सीरियसली गंभीरता से नहीं लेंगे। अगर आप कहते हो कि हमें बाईं तरफ सड़क पे चलना है और खुद तो चल रहे हो दाईं तरफ, और जनता से कह रहे हो बाईं तरफ चलो, जनता मानेगी? पहले उस रास्ते पे खुद चलो। तो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं या हमारे गृह मंत्री हैं या हमारे विपक्ष के नेता हैं, अब जैसे यूपी में ले लीजिए, पंचायत चुनाव हो रहे हैं, अरे लोगों की जान की रक्षा करना जरूरी है कि पहले ग्राम प्रधान चुनना जरूरी है। इसी तरह पहले विधायक और सरकारें चुनना जरूरी है कि पहले देश को बचाना। जिस तरीके से देश में अफरा तफरी का माहौल है, वैसे में तो 5 राज्यों के चुनाव भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, चुनाव 6 महीने के बाद कर लेते। जब एक राज्य को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी की पूरी केंद्रीय कैबिनेट पश्चिम बंगाल में 2 महीने से पड़ी है। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन उठता है कि जो ममता जी को जो एक्सीडेंट हुआ उसके पीछे आप किसकी साजिश मानते हैं? भाई देखिए, ममता जी का एक्सीडेंट हुआ, वो एक्सीडेंट के पीछे राजनेता इतने गंदे हैं, इसमें तो बीजेपी ये कह रही है कि ममता ने खुद अपने आप कर लिया। लेकिन दूसरा सवाल ये उठता है कि कोई आदमी ऐसी घातक तरीके से अपने ऊपर हमला कराएगा कि जान की भी जिसमें बाजी लग जाए, तो ये भी एक सोचने की बात है। लेकिन राजनीति ये देश की है, ये कुछ भी कहा जा सकता है। लेकिन ना हम भारतीय जनता पार्टी की बात मान रहे हैं कि ममता ने खुद कराया, और ना ही मैं ममता की बात मान रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको मारने का प्रयास किया। अब ये तो जांच का विषय है। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन ये है कि क्या जो सीएम है हमारी ममता जी, जब से उनको चोट लगी है, तो क्या वो अभी तक व्हील चेयर में ठीक ही नहीं हो पा रही है? हाँ, तो ये आपका सवाल है कि उनकी व्हील चेयर में है, अब चोट कितनी लगी है ये तो डॉक्टर बेहतर बता सकता है। लेकिन अगर ये इनका पॉलिटिकल स्टंट है, तो पश्चिम बंगाल की जनता मूर्ख तो है नहीं, वो समझेगी। वो तो अब 2 मई को जब रिजल्ट आएंगे तो पता चलेगा कि उनकी चोट असली है कि नकली है। 2 मई से पहले आपकी क्या भविष्यवाणी है कि क्या बीजेपी वहां अपना परचम लहरा पाएगी? मैं भविष्यवक्ता नहीं हूँ, लेकिन पत्रकार होने के नाते मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी जो है बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है वहाँ, जो माहौल था उस हिसाब से। लेकिन सरकार पूर्ण बहुमत से बीजेपी की बन जाएगी, इसकी संभावना है ना के बराबर। लेकिन बंगाल की जनता जो है उसको आप ज्योति बसु के टाइम से जानते हैं, जो जिनके पास एक रिकॉर्ड है कि सबसे ज्यादा सीएम रहने का, और उसके बावजूद अभी जो ममता जी हैं उनका भी वहाँ काफी प्रभाव है। तो क्या लगता है आपको कि कई दिनों से बीजेपी वहाँ नहीं अपना परचम लहरा पाई, क्या इस बार उम्मीद है? नहीं, बीजेपी जो है अभी जिसकी 3 एमएलए हों सिर्फ, और वो अगर जो है सरकार बनाने की बात करें तो पहली बार में तो आदमी सोचेगा मजाक कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि पिछले 2 साल से बहुत मेहनत की है भारतीय जनता पार्टी ने, वहां गली गली में जो है कार्यकर्ता अपॉइंट किए हैं, और लोकसभा चुनाव में 18 सीटें जीत गई थी। तो उस 18 सीटों का मतलब तो 180 सीटें हो गई देखा जाए विधानसभा की। तो उससे मनोबल बढ़ा हुआ है कि हम 200 सीटें जीत के सरकार बनाएंगे। लेकिन क्योंकि गणित ऐसा बन गया है वहां कि बीजेपी वर्सेस ममता, कम्युनिस्ट और कांग्रेस हो गया है चक्कर। ये तो बीजेपी के लिए इसलिए थोड़ी सी मुश्किल है कि अगर ममता की सीटें कम भी हुई तो बीजेपी को सपोर्ट नहीं करेंगी कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी, मजबूरी में वो ममता को कर देंगे बीजेपी को रोकने के लिए। इसलिए सरकार बीजेपी की फुल फ्लेज आ जाए तो नहीं कह सकते, संभावनाएं कम। अब फुल फ्लेज में बात आती है कि वहाँ सीएम का चेहरा तो इन्होंने दिया ही नहीं है। तो वो तो ऐसे हरियाणा में भी नहीं दिया था, यूपी में भी नहीं दिया था। भारतीय जनता पार्टी बहुत जगह ऐसा करती है कि जब चुनाव हो जाते हैं तो उसके बाद जो है वो तय करते हैं कि किसको सीएम बनाना है। मनोहर लाल खट्टर साहब को जो सीएम बनाया गया था जब पहली बार, तो भी अचानक बना दिया। मतलब आरएसएस का ही बंदा होगा। हाँ, आरएसएस जो चाहेगा वो होगा। लेकिन मिथुन चक्रवर्ती जो हमारे हीरो रह चुके हैं, उनका क्या रोल है उसमें? उनको भी ऐसे कुछ लगा था कि शायद सीएम के चेहरे में। मिथुन चक्रवर्ती जो है एक पॉपुलर इंसान है, काफी लोकप्रिय है, और वो मानवतावादी इंसान है, लोगों की मदद पहले भी करते रहे हैं। वो पहले
टीएमसी में थे या बीजेपी में, उससे मतलब नहीं है। व्यक्तिगत तौर पे कलकत्ता के लोग, पश्चिम बंगाल के लोग मिथुन को बहुत प्यार करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन अब मुख्यमंत्री बनेंगे इसमें संभावनाएं कम है। लेकिन बीच में ये भी पता चला है, सुनने में आया है कि बीजेपी जो है सौरभ गांगुली को लेके सीएम का पद दे सकती है। नहीं, सौरभ गांगुली को बीच में जो है चल रही थी बात, लेकिन इलेक्शन से पहले सौरभ गांगुली साहब की तबीयत खुद ही खराब हो गई, वो हॉस्पिटलाइज हो गए, काफी प्रॉब्लम रही। ऐसे तो अमित शाह साहब जो है महेंद्र सिंह धोनी को भी चाहते थे झारखंड में, लेकिन वो बात नहीं बनी थी। तो भारतीय जनता पार्टी या कोई भी राजनीतिक दल है, वो अक्सर ये चीज उठाते हैं कि किसी सेलिब्रिटी को जो है आगे बढ़ाया जाए ताकि उसकी लोकप्रियता का जो है फायदा उठाया जाए। और ये अक्सर करती है बड़ी पार्टियां, खास तौर से कांग्रेस और बीजेपी, किसी फिल्म स्टार को ले आएंगे, किसी क्रिकेटर को ले आएंगे, किसी जो है बड़े सेलिब्रिटी को ले आएंगे और दूसरे खेलों से जो है संबंधित लोग होते हैं जो उनको ले आएंगे, तो उससे उनका फायदा होता है। लेकिन आप ये तो मानते हैं कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उनका एक बहुत नाम है और दूसरी बार वो देश को नहीं, ये हम नहीं मानते हैं। ये प्रधानमंत्री हैं, वो एक संवैधानिक पद पे हैं, उनका सम्मान सारे नागरिकों को करना चाहिए। उनका मान है, वो मान इसीलिए है कि वो भारत देश के प्रधानमंत्री, और उनका दुनिया में भी बहुत नाम है। दुनिया में तो क्या मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या उन्हें एक बंगाल के लिए अपना वहां पर पूरा टाइम व्यतीत करना और वहां पर इस तरह के भाषण देना, दीदी ओ दीदी, मतलब ये क्या ऐसा हमारे प्रधानमंत्री को ये चीजें शोभा नहीं देती हैं? मेरा तो ये मानना है कि प्रधानमंत्री साहब को ये महामारी के दौर में केंद्र सरकार के मंत्रियों, डॉक्टरों, अधिकारियों को निर्देशित करना चाहिए था दिल्ली में रह के। पूरे देश में महामारी से जो लोग निपट रहे हैं, जूझ रहे हैं, उनकी मदद करना चाहिए था। और बंगाल एक बार भी नहीं जाना चाहिए था। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अगर बहुत जरूरत होती तो एक आधा रैली कर देना चाहिए था। बंगाल की जनता प्रधानमंत्री की संजीदगी को देखते हुए कि ये देश के नागरिकों के प्रति कितने समर्पित हैं, तो इनको वोट दे देती। नहीं तो पूरे देश के सारे नेता तो बीजेपी के वहां थे ही। अब प्रधानमंत्री को एक एक स्टेट में जाके प्रतिष्ठा का सवाल बनाना उनके जैसे व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं है। एक अपने आप के व्यक्तित्व को कम करने वाली बात है। पूरा देश जिसके हाथ में हो, पूरी दुनिया में जिसका परचम लहर रहा हो, वो एक छोटे से राज्य के लिए जाके एक मुख्यमंत्री से जो है डायरेक्ट इंटरेक्शन करे या संवाद करे या उससे एक तरह से मुकाबला करे, तो ये अपने आप को छोटा करने वाली बात है। इससे तो ममता का कद और बढ़ गया। बिल्कुल बिल्कुल। अब हम केजरीवाल के ऊपर आपके बारे में जानना चाहेंगे कि दिल्ली में जो कोरोना की स्थिति अब बढ़ गई है, क्या ये सही में जितने हॉस्पिटल हैं वहाँ ऑक्सीजन खत्म बताई जा रही है करंट में, और ये ऑक्सीजन कहाँ से प्रोवाइड हो रही है हॉस्पिटल में? कुछ लोगों को जो वीडियो वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया में, उसमें दिखाया जा रहा है कि कुछ हॉस्पिटल जो है मानव तस्करी कर रहे हैं, अंग तस्करी कर रहे हैं। तो क्या ये सत्य है या इसमें जो हमारे केजरीवाल जी हैं क्या पूरा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं? भाई देखिए, इसमें अब जैसे दूसरी बार जो है लॉकडाउन वाली जो स्थिति आई है अभी एक हफ्ते के लिए दिल्ली में, तो केजरीवाल जी हाथ जोड़ के जो है टीवी पे विज्ञापन दे रहे हैं कि आप भाइयों यहाँ से ना जाइए, मैं आपका भाई हूँ, आप मेरे ऊपर भरोसा कीजिए और मैं पूरा ध्यान रखूंगा और मैं सब सही कर दूंगा और आप लोग मेरा साथ दीजिए, दिल्ली छोड़ के भी ना जाइए, यहाँ से जाएंगे तो जाने आने में भी टाइम खराब होगा और एक हफ्ते में उम्मीद है कि मैं आगे नहीं बढ़ाऊंगा। केजरीवाल की ये मक्कारी भरी बातें जो है अब जनता नहीं समझेगी, ठीक है? तो उनके इस चक्कर में जो है नहीं आने वाली है किसी भी तरह से केजरीवाल के झांसे में। और केजरीवाल को जो है जनता की जो है सेवा करना चाहिए। पुख्ता इंतजाम नहीं हुए हैं, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं ठीक नहीं है। गुरु तेग बहादुर अस्पताल में जिस तरह से एक दिन में कई लोग मर गए और उनके परिजनों को उनके लाशें भी नहीं दी गई, अफरा तफरी का माहौल रहा। एक एक अस्पताल में जो है कई 100 लोग जो है बाहर इंतजार में खड़े हैं, एम्बुलेंस में लोग लाशें लिए हुए भरी भरी घुमा रहे हैं दिल्ली में इधर उधर। तो कायदे से देखा जाए तो सारे अस्पतालों को, केजरीवाल को ये निर्देशित करना चाहिए था कि कोविड के मरीजों को एडमिट करें और जो भी ट्रीटमेंट होगा
उसको अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट करें और पैसे की कोई कमी ना आने दी जाएगी। आपका पैसे का भुगतान दिल्ली सरकार करेगी, मरीज के परिजनों को परेशान ना किया जाए। तब मैं समझता कि केजरीवाल ईमानदार आदमी। लेकिन वो हो सकता है इस तरह से वो काम कर रहे हो, लेकिन हमने आपके जो न्यूज़पेपर है सरोकार, उसमें हमने कई बार जब हम पढ़ते हैं आपका न्यूज़पेपर, तो हम उसमें देखते हैं कि आप केजरीवाल के लिए कुछ आप शब्दों का प्रयोग करते हैं। केजरीवाल उसी तरह का आदमी है। केजरीवाल की सच्चाई अभी जनता जानी नहीं है। हमारे देश की जनता उतनी जागरूक नहीं है। कौन सी जनता की बात कर रहे हैं आप? ये गांव वाली जनता नहीं है, ये दिल्ली वाली जनता है जिसमें सब जागरूक लोग हैं। आप क्या कहते हैं कि जो यहाँ हिंदुस्तान में सबसे बड़ी तो प्रॉब्लम यही है कि यहाँ पढ़े लिखे जाहिल हैं। अगर सही बात किसी आदमी अगर आप पढ़े लिखों को जाहिल क्यों कह रहे हैं कि 3 बार केजरीवाल को जिताया उन्होंने, तो उनके अंदर को हुनर होगा, उनके अंदर काबिलियत होगी, इसलिए वो 3 बार बता रहा 3 बार जिता देने का मतलब ये नहीं होता कि वो आदमी सही होता है। कई बार ऐसा होता है कि जो 2 लोग मुकाबले में हैं वो उससे नाकाबिल होंगे, इसलिए जीत जाता है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी बार जो है देश के प्रधानमंत्री बने हैं और 303 सीटें बीजेपी जीती है, तो अगर भारतीय जनता पार्टी वाले ये कहें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अच्छा प्रधानमंत्री कोई नहीं है, तो इसका जवाब हम इस तरह से कहेंगे कि नरेंद्र मोदी साहब इसलिए जो है प्रधानमंत्री हैं कि उनके सामने कोई नहीं खड़ा हो। केजरीवाल की असलियत जिस दिन जनता के सामने खुलेगी, ठीक है, उस दिन जनता जो है यूं करके माथा पीटेगी अपना कि हमने किस आदमी पे भरोसा किया, क्योंकि जनता समझ नहीं पा रही है कि केजरीवाल क्या क्या घोटाले कर रहा। मैं ये समझता हूँ, मैं बीच में रोकना चाहूंगा आपको, जिस तरह से आप ये भाषा का उपयोग करते हैं, इतने गणमान्य व्यक्ति हैं वो, ये कस रहे हैं, लेकिन अब अगर आप जवाहरलाल नेहरू से देखें तो वो भी कितने बार देश के प्रधानमंत्री रहे, इंदिरा गांधी कितने बार रही, दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित कितने बार रही, तो क्या जब बीजेपी 70 साल का हिसाब मांगती है तो क्या लोग ऐसे ही माथा फोड़ेंगे? क्या वो तब भी सब उस टाइम बेवकूफ थे जो आप केजरीवाल को? आप मेरी बात का जवाब सुनिए। कोई बादशाह अगर 20 साल जो है देश में शासन किया उसने, जैसे अकबर को ले लीजिए, अब हम आपकी बात का जवाब क्यों दे रहे हैं? अकबर ने जो काम नहीं किए उससे अच्छे काम शेरशाह सूरी ने कर दिए। तो क्या आप कहोगे इसमें कि अकबर को जो है चुना था जनता ने, जो सही चुना था? हम तो कहेंगे कि अकबर से अच्छा तो शेरशाह सूरी था, जिसने डाक व्यवस्था शुरू की, जिसने सड़क व्यवस्था शुरू की, जिसने परिवहन व्यवस्था शुरू की, जिसने सारा नेटवर्किंग की, उसका विजन देखिए आप। इसी तरह से अगर नेहरू ने मान लीजिए कुछ नहीं किया, तो अगर मनमोहन सिंह ने कुछ किया है तो उसको मानो। मोदी जी ने जो आप बात कह रहे हो उसका जब मोदी जी ने जो चीजें की, मोदी जी की सिर्फ एक क्वालिटी है जो पूरी दुनिया में मशहूर है, उसका मैं भी कायल हूं कि वो जो कह देते हैं वो करते जरूर हैं। चाहे उससे जो देश का अनर्थ हो जाए, जनता मर जाए, संविधान बर्बाद हो जाए, वो करेंगे जरूर। ये एक गुण बहुत बड़ा है उनमें, वो किसी में नहीं है, लेकिन वो गुण अगर देश को बर्बाद कर रहा है तो वो गुण घातक है। जैसे नोटबंदी उन्होंने ठान ली, कर दी रातों रात। जीएसटी लागू कर दिया, कर दिया। उन्होंने मंदिर का निर्माण करना था, कर दिया, चाहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को राज्यसभा भेजना पड़ा रिश्वत के तौर पे। उन्होंने इलेक्शन में जो है अपनी मनमर्जी चलाना चाहिए, चला रहे हैं आप नहीं, वो योग्यता के आधार पर वहां गए हैं। आप क्या कहना चाह रहे हैं इसमें? योग्यता के आधार पर ऐसा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल एकदम। अभी चुनाव आयोग जो थे सुनील अरोड़ा साहब, अभी पूरा टर्म उनका जैसे ही खत्म हुआ उनको गोवा का राज्यपाल बना दिया गया। वहां किसी और को राज्यपाल बनाना था, नहीं तो उनको बना दिया। इसमें बुराई क्या है? इसलिए बुराई है कि जब कोई आदमी संवैधानिक पद पर कार्यरत है और कार्यरत रहते रहते जो है उसने कुछ ऐसे निर्णय लिए हैं जिससे क्वेश्चन मार्क लगा है, और उसके तुरंत बाद उसको अगर कोई बड़ा पद मिलता है तो संदेह की पुष्टि होती है। मान्यवर ये है, कोई और को आप बिठाते, योग्य लोगों की कमी नहीं है। बहुत से रिटायर्ड जज हैं, बहुत से रिटायर्ड चुनाव आयोग हैं, बहुत से रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं, बहुत से समाज सेवक हैं, किसी को बना देते। आप जरूरी है क्या उस आदमी को ही बनाना जिसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है? मेरा सवाल, आपके सवाल का जवाब ये है। अब रही बात है केजरीवाल पे फिर से आ जाइए। केजरीवाल योग्य हैं इसलिए मुख्यमंत्री हैं, ये बात आपकी सही नहीं है। कहिए क्यों? इलेक्शन सिस्टम जो है वोटों से होता है, ठीक? वो केजरीवाल योग्य हो या मोदी जी योग्य हो, योग्य वो आदमी हो
उसको हम मानेंगे अगर बाइडेन और ट्रंप की तरह से चुनाव दिल्ली में हो, इंडिया में हो, भारत में हो। ये क्वेश्चन आपने उठाया है, मैं भी इससे सहमत हूं। या ये इंडिया में लागू होना चाहिए। अगर वो चीज हो, और केजरीवाल को जितना मौका दिया गया है जनता से बात करने का, उतना मौका एक दूसरे व्यक्ति को भी दिया जाए। जितना मौका संवाद स्थापित करने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला, उतना ही मौका मान लीजिए दूसरे किसी व्यक्ति को मिले। राहुल की बात नहीं करें, किसी दूसरे को, नए व्यक्ति को। हो सकता है वो नया व्यक्ति मोदी जी और राहुल जी भी अच्छा विजन अपना प्रस्तुत कर दे जनता के सामने और वो जीत जाए। मैं अभी समझ गया हूं कि आप ये बात किस मन से और किस उद्देश्य से बोल रहे हैं, क्योंकि लिबरल पार्टी के आप अभी अध्यक्ष बन गए हैं, तो क्या आप चाह रहे हैं कि लिबरल पार्टी आगे आए और आप इनसे भी अच्छा काम कर पाएंगे? लिबरल पार्टी ऑफ इंडिया का जो संविधान है उसमें सीधे सीधे यही चीज लिखी गई है कि अगर एक बार कोई आदमी एमएलए एमपी बनेगा तो वो पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा, वो पार्टी के किसी पद पे नहीं रहेगा। अगर मैं एमपी बनता हूं तो मैं उसी वक्त रिजाइन दूंगा अध्यक्ष पद से, केजरीवाल की तरह संयोजक भी और मुख्यमंत्री भी नहीं रहूंगा, एमपी और अध्यक्ष नहीं रहूंगा। ये नियम बनाया है, ईमानदारी है, ये ईमानदारी बरती गई है। आप संविधान से भी ऊपर हो गए हैं। कौन सा संविधान? ये हमने संविधान बनाया है, पार्टी का संविधान, और ये हमने नियम बनाया है कि अगर कोई आदमी एमएलए बनता है तो वो एमएलए पार्टी का नहीं होगा, वो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का एमएलए होगा, जनता के प्रति जवाबदेह होगा। और अगर जनता की तरफ से उसके खिलाफ 30% पत्र आ गए, ईमेल आ गए, तो उसको विधायक पद से हटा के दोबारा चुनाव कराएगी पार्टी। ये किसी पार्टी में आज तक नहीं नियम है। वेरी गुड, ये तो अच्छी बात है। लेकिन लिबरल पार्टी ऑफ इंडिया का जो आप अभी अध्यक्ष बने हैं, उसमें आप अपनी पार्टी को कहाँ देखते हैं और किस स्तर में देखते हैं? क्या आप जो अभी दिल्ली के चुनाव होने वाले हैं उसमें आपका कोई लगता है कि आप पार्टी के स्तर को किस तरीके से आंकते हैं? पहले तो इस बात का आप जवाब दीजिए हमें। पार्टी का स्तर का मतलब होता है, स्तर पार्टी का ये होता है 50 सीटें जीत जाना, या आदर्श और ईमानदारी से चल के एक एमएलए जीते और वो एक एमएलए जो है जनहित और राष्ट्र हित की बात जो है सदन में उठाए। लेकिन ऐसा तो हिंदुस्तान में कभी नहीं हुआ है। जो कभी नहीं हुआ वो होगा, बिल्कुल नहीं जो हो सकता कभी है, नहीं, क्योंकि बहुमत, यहाँ बहुमत में बात चलती है, बहुमत में बात चलती है। लेकिन आपको एक बात और बता दें, जो बात सच्ची और सही होती है उसको विपक्षी भी मान लेते हैं। उदाहरण के तौर पे जब अटल बिहारी वाजपेयी साहब जो विपक्ष के नेता थे तो उनकी बहुत सी बातें ऐसी होती थी जो कांग्रेस के नेता और प्रधानमंत्री मान लेते। तो इसका मतलब आप वाजपेयी के इक्विवेलेंट अपने आप को नहीं, इक्विवेलेंट नहीं, हमको तो बहुत तो जो अच्छा आदमी है वाजपेयी जी जो हैं, वाजपेयी जी ने तो कोई कलमा तो नहीं पढ़ा हुआ है, आपकी बात का जवाब दे रहे। वाजपेयी जी अच्छे आदमी हैं, इसलिए मैंने उनका नाम लिया। मैंने आजम खान का नाम नहीं लिया, सलमान खुर्शीद का तो नाम नहीं लिया, हमने किसी मुसलमान नेता का तो नाम नहीं लिया। हमने उस नेता का नाम लिया जिसको मैं व्यक्तिगत जानता हूँ, जिससे मैं मिला हूँ, जिसके भाषण मैंने सुने हैं, जिसकी स्पीच मैंने सुनी है, जिसके घर में गया हूँ, जिसके आचरण को मैंने देखा है कि राजनीति किस तरह से की जाना चाहिए। अगर आपने इतना बीजेपी में वाजपेयी जी के पास रह के इतना कुछ आपने सीखा, इतने पुराने आप पत्रकार हैं, उसके बावजूद आप अपने न्यूज़पेपर में कभी केजरीवाल के खिलाफ कुछ लिखते हैं, पहले कुछ आप मोदी जी के खिलाफ लिख रहे थे, फिर आपके न्यूज़पेपर मैंने देखा कि एक पेज में आप उनको अपना बेटा मानते हैं। मतलब ये सब क्या राजनीतिक स्टंट है, या आप चाहते हैं कि कोई बीजेपी आपको गोद ले ले, या आपको डायरेक्ट राज्यसभा पहुंचा दे? ये क्या सोच है? मुझे अगर बीजेपी में जाना होता तो मैं बहुत पहले चला जाता। बीएल शर्मा साहब जो है 3 बार सांसद रहे, पूर्वी दिल्ली से, बहुत सीनियर थे, अब इस दुनिया में नहीं है, वो हमें बेटे की तरह मानते थे। सुंदर सिंह भंडारी साहब गवर्नर थे राजस्थान के, वो हमें घर में एकदम एंट्री थी। कृष्णलाल शर्मा साहब, साहेब सिंह वर्मा हो गए, आपके मदन लाल खुराना साहब, ये सब मुख्यमंत्री हैं, सुषमा स्वराज जी, सबसे मेरा परिचय बढ़िया है। राम माधव जी अभी हैं, डॉक्टर इंद्रेश कुमार आरएसएस के लोग हैं सब, सुदर्शन साहब जो अध्यक्ष थे अभी दुनिया में नहीं। तो ऐसा थोड़ी है कि हमें जो आरएसएस या बीजेपी में कोई वो है, हमें एंट्री हर जगह है। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी साहब की तारीफ करने का मतलब ये थोड़ी कि हमें बीजेपी में चले जाना चाहिए, या हम कांग्रेस की अगर बुराई कर रहे हैं तो कांग्रेस में कोई अगर अच्छाई है तो उसकी बुराई। आप मीडिया में जो मेरे पेपर में छपता है उसके बारे में आप जो कर रहे हैं, मीडिया में मेरी दूसरी भूमिका है।
हाँ मैं एक संपादक हूँ, संपादक की हैसियत से अगर केजरीवाल कोई खराब काम कर रहे हैं तो उनकी बुराई छपेगी, अगर केजरीवाल कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो अच्छा ही छपेगी। इसी तरह बीजेपी अच्छा कर रही है तो अच्छा छपेगी। कांग्रेस जो अच्छा, मीडिया की अलग भूमिका है, नेतागिरी और राजनीतिक दल की अलग भूमिका, तो हम दोनों भूमिका में ईमानदारी से अपनी अपनी भूमिकाओं को ईमानदारी मैं पिछले कई दिनों से देख रहा हूँ, मैं आपके साथ काम करता हूँ, रहता हूँ। मैं आपके अंदर जो देखा है वो आप कई रास्तों में चलना चाहते हैं। आप एक पार्टी चला रहे हैं, आप एक न्यूज़पेपर चला रहे हैं, आप एंकरिंग करते हैं। ये सब मिश्रण जो है, क्या आप कोई एक रास्ता नहीं चुन सकते या सब कैसे चला पाएंगे? अब आप एक चीज का जवाब दीजिए, अगर एक व्यक्ति में कई तरह की क्वालिटी भगवान ने दी है और वो उस समय का सदुपयोग करते हुए सब में सामंजस्य बिठा के जो है काम कर सकता है, तो इसमें बुराई क्या है पहले तो ये बता दीजिए। अगर हम एंकरिंग कर रहे हैं और मेरे पेपर की क्वालिटी और कंटेंट पे बुरा असर पड़ रहा है तो हमें एंकरिंग छोड़ देना चाहिए। अगर हम एंकरिंग करते करते पेपर अच्छे से निकाल रहे हैं और समाज सेवा भी कर रहे हैं तो हमें तीनों काम करना चाहिए। समाज सेवा, एंकरिंग और रिपोर्टिंग करने के साथ साथ अगर हम राजनीतिक दल भी चला सकते हैं, अच्छे लोगों को जोड़ के समाज में जागरूक करके और उनको मैसेज देना ही होता है। जिम्मेदार आदमी को टीम बनाने की जरूरत होती है, वो टीम काम करती है। अब हम इतनी चीजें करते हैं, अब ऐसे तो फिर अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, रतन टाटा, बिरला, ये सब ग्रुप को जो है घर में बैठ जाना चाहिए कि अगर तेल बना रहे तो तेल ही बनाते, फिर मोबाइल ना लाते, कारें ना बनाते, मोटरसाइकिल ना बनाते, 50 तरह के प्रोडक्ट बनाते हैं। हर डिवीजन के अलग अलग लोग होते हैं। ऊपर से सीनियर आदमी एक चीज देखता है, जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब हैं, उनके नीचे 70 लोग मंत्री हैं। तो अगर आदमी ये कहते हैं कि आप प्रधानमंत्री हो, आप जो इतने लोगों को क्यों रखे हो या देश कैसे चलाओगे, तो देश तो प्रधानमंत्री ही चला रहे हैं ना, लेकिन वो 70 लोग उनको सहयोग कर रहे हैं, वो मॉनिटरिंग करते हैं उन 70 लोगों से। हाँ भाई विदेश मंत्रालय में क्या हो रहा है, स्वास्थ्य में क्या हो रहा है, डिफेंस में क्या हो रहा है, इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, उसमें वो करूं। तो इसी तरह हम तो 3-4 विभाग देख रहे हैं। ये जो कमी आप बोलते हैं, इस कमी में ही मैंने आपको देखा है कि आपके समकालीन जो बड़े बड़े पत्रकार हैं, रवीश जी, श्वेता जी या दीपक चौरसिया जी, इन लोगों को आप बुरा भला बोलते हैं। क्या आप समझते हैं कि ये क्या आपसे बड़े पत्रकार नहीं है, या ये बिक चुके हैं, या ये सच नहीं बताते हैं? बुरा भला किसी को नहीं कहता हूँ, मेरे मन में किसी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं है। ये सब अपनी अपनी जगह बहुत बड़े पत्रकार हैं। ये पत्रकार जो है पढ़ने में भी बड़े हैं, टीवी पे नजर आते हैं, लाखों करोड़ों लोग इनके फैन हैं, इनको देखते हैं, पैसा भी इनके पास ज्यादा है, इनको मंत्री लोग भी ज्यादा जानते हैं। लेकिन हमारा सिर्फ इन लोगों पे यही क्वेश्चन मार्क रहता है, वो फिर मैं कर रहा हूँ कि ये सही को सही और गलत को गलत दिखाएं अगर, तो हमारा इनसे कोई दुराव नहीं है, ना इन पे क्वेश्चन मार्क है। चौरसिया साहब और सुधीर चौधरी जैसे लोग, अंजना ओम कश्यप जैसे लोग तो बीजेपी की गोद में बैठे हुए हैं। रवीश कुमार जैसे लोग पूरी तरह से कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस की गोद में। पत्रकारिता ये नहीं है, अर्णव गोस्वामी पूरी तरह बीजेपी के प्रवक्ता बने। पत्रकारिता ये नहीं है, पत्रकारिता ये है, मेरा इनसे सिर्फ निवेदन ये है, पत्रकारिता ये है कि अगर मोदी जी कुछ गलत कर रहे हैं तो उसको अर्णव गोस्वामी को भी दिखाना चाहिए और अंजना ओम कश्यप को भी दिखाना चाहिए, सुधीर चौधरी को दिखाना चाहिए। इसी तरह राहुल गांधी अगर जो है पप्पू साबित हो रहे हैं, कहीं सोनिया गांधी कहीं गलत कर रही है, वाड्रा कहीं भ्रष्टाचार कर रहा है, तो उसको एनडीटीवी को ब्रेकिंग न्यूज में दिखाना चाहिए। लेकिन ब्रेकिंग न्यूज में एनडीटीवी उस न्यूज को गायब कर देता है। इसका मतलब रवीश का चैनल जो एनडीटीवी प्रोनो राय का चैनल है वो भी ईमानदार नहीं है। फिर कौन सा चैनल आपके समझ में है जो आम जनता को? हमारे हिसाब से इस वक्त चैनल जो है, विदेशी चैनल जो 2-3 है, CNN है और BBC है, वो और या अल जजीरा है, बाहर के चैनल, लेकिन यहाँ इनके रिपोर्टर होते हैं। ये तो बाहर के हैं, बाहर में तो ईमानदारी है। तो इसका मतलब इंडिया का कोई चैनल ऐसा नहीं है जो हिंदुस्तान की 150 करोड़ जनता। इंडिया के चैनल जो है मोस्टली चैनल एक दूसरे से मोटिवेटेड होके जो है अपनी पत्रकारिता कर रहे हैं। थोड़ी बहुत ईमानदारी अगर दिखाई दे रही है तो सोशल मीडिया के जो छोटे लेवल के बेचारे चैनल हैं वो ईमानदारी से दिखाते हैं, लेकिन उनमें भी अब गिरावट आ रही है कि वो अपना सब्सक्रिप्शन बढ़ाने के चक्कर में वो भी नीचता पे उतर रहे हैं और वल्गरिटी दिखा रहे हैं, और उस तरह से जो है हिंदू मुस्लिम वो भी करने लगे हैं कि मुसलमान की न्यूज फैब्रिकेटेड करके दिखा दो तो व्यू बढ़ जाएंगे तो हमें YouTube से पैसा मिलेगा, वो भी गलत है।
तो इन चीजों पे सरकार को नियंत्रण रखना चाहिए। हम लास्ट क्वेश्चन आपसे एक पूछना चाहते हैं कि जब से 2014 से मोदी जी सत्ता में आए हैं, तब से लेके अब आज तक जो जितनी भी आतंकवादी घटनाएं हुई हैं, और अभी रिसेंटली छत्तीसगढ़ में हुई है, पुलवामा का कांड हुआ है, इस पे आप क्या चाहते हैं, क्यों ऐसा हो रहा है और क्या होना चाहिए? भाई देखिए, आतंकवादी घटनाएं जो होती हैं वो लोग बकवास करते हैं कि मोदी जी ने चुनाव जीतने के लिए पुलवामा में इतने मरवा दिए। इसका कोई तथ्य है? कोई अगर तथ्य है तो विपक्ष वाले थे। देखिए, तथ्यहीन बात कहना ठीक नहीं होता है, किसी भी जिम्मेदार नागरिक। अपोजिशन में हो तो कुछ भी बकोगे। और दूसरा ये है कि सरकार की ये जिम्मेदारी है कि अगर उसके ऊपर लोकतंत्र में कोई एक व्यक्ति भी सवाल उठा रहा है तो उसको उसका जवाब देना चाहिए। तो अगर कोई आदमी जो दुर्भावना से भी सवाल उठाता है मोदी जी के ऊपर या उनकी सरकार के ऊपर, तो उस सवाल का जवाब माकूल तरीके से सरकार दे, और नहीं तो उस आदमी को इतने दिनों के लिए अंदर डाले जेल में कि दोबारा कोई दूसरा व्यक्ति ऐसा जो है दुस्साहस न कर पाए कि सरकार की अन्यथा इमेज खराब कर सके। लेकिन पुलवामा में जो घटना हुई थी, हमारे जवानों ने देश के लिए जो कुर्बानी दी थी, उसके बाद एक भी शहादत नहीं होनी चाहिए थी। ये ऐसा क्यों है कि अब तक भी वो नहीं रुक रहा है आतंकवादियों द्वारा हमारे जवानों को मारना? ऐसा इसलिए है कि सिर्फ आपके ही जवान नहीं मारे जाते हैं या भारत देश के ही जवान नहीं मारे जाते हैं। बॉर्डर एरिया में जिन जिन देशों की बॉर्डर सीमाएं जो है दूसरे देश से जो है लगी होती हैं, ये सिस्टम छत्तीसगढ़ के मामले में बात आप देखें तो कोई बाउंड्री नहीं, वहां तो उसका अलग जवाब है। आपने उधर सवाल पूछा, ये सवाल अलग है। तो जहाँ जहाँ जो बॉर्डर एरिया होता है, जैसे चाइना का बॉर्डर है, पाकिस्तान का बॉर्डर है, श्रीलंका का बॉर्डर है, बांग्लादेश का बॉर्डर, तो ऐसा सिस्टम होता है कि हमारी सेनाएं भी होती हैं, उनकी सेनाएं भी होती हैं। तो ये एक शुरू से सिस्टम चला आ रहा है। हालांकि शांति हो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी हमारे 4 आदमी मारे जाते हैं, कभी हम उनके 8 मारते हैं। ये क्या मतलब, कैसी लैंग्वेज प्रयोग कर रहे हैं? सिस्टम चला रहे हैं, क्या मतलब? विरासत में मिला है सिस्टम हमें, ये रुकना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इसके रुकने जब 1962 में नेहरू जी ने जब प्रधानमंत्री थे, तब ये चाइना के साथ जो हमारा युद्ध हुआ, उसके बाद 72 का कारगिल, इस तरह से नहीं होना चाहिए था। तो ये जो है हमारे क्यों नहीं रुका, जो अब तक नहीं रुक रहा है? ये तभी रुक सकता है जब जो दोनों देशों के या जो पड़ोसी देश के आपस के जो शासक लोग हैं, वो लोग बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करते हुए कोई ऐसा बीच का रास्ता निकाले। आप सही कह रहे हो, जिससे जो है एक भी गोली ना इधर से चले ना उधर से चले और सीमा पे एकदम शांति रहे अपने अपने एरिया में। इसका तो ये जवाब हो गया। दूसरा, आप जो ये कह रहे हो कि छत्तीसगढ़ में जो हुआ वो तो माओवादी है, समझिए। तो नक्सलवादी लोग जो हैं, उनकी जो जमीनें जो है सरकार की उसमें कमी है, जो हड़प ली जाती है, उनकी महिलाओं के साथ जो है फोर्सेस के लोग जो बदतमीजी करते हैं, और उनको विदेशी लोगों का भी समर्थन है। जाहिर सी बात है, जो विदेशी ताकतें हैं वो अस्थिरता चाहती हैं भारत में। तो सरकार को जो है इसमें भी बीच का रास्ता निकाल के उन लोगों की जायज मांगों को मानना चाहिए और उनको हथियार छोड़ के मुख्य धारा में आए। उनको पैरा मिलिट्री फोर्सेस में, जो वो लड़ाका है, हिम्मती हैं, तो उनको पैरा मिलिट्री फोर्सेस में जो है भर्ती किया जाए। उनको जो है क्या कहते हैं, पुनर्वास किया जाए, उनके रहने की व्यवस्था की जाए, और उनको जो बड़े बड़े अडानी अंबानी और उद्योगपतियों को जमीनें उनकी दी जा रही हैं, उन जमीनों में उनके परिवार के लोगों को नौकरी दी जाए, ताकि उनका एक जीवन यापन भी जो है आगे चले और वो शांति से जो है रोजगार परक जीवन जी सके और मुख्य धारा में आए। अगर आप किसी की जो है मतलब रोजी रोटी छीनोगे, बहू बेटी पे जो है हाथ डालोगे, तो इस तरह की चीजें होंगी। ये सरकार को समझना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ आज सिराज साहिल, जो विवाद पत्रकार हैं और बहुत ही निर्भीक तरीके से बोलते हैं, हर चीज का जवाब इनके पास एट ए टाइम रहता है। इनसे मुलाकात करके आपको कैसा लगा, मैं आप हमें लिखें, और अगली बार हम आपसे एक नई शख्सियत के साथ मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों, सरोकार मीडिया यूट्यूब चैनल को मजबूती देने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक
सीधे पहुंच सकें। धन्यवाद।